फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम IAS में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारी वीडियो का टॉपिक तो पहले से लिखा हुआ है, भारतीय संवैधानिक परिचय। उसका एपिसोड 3 आज चालू होगा और आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। पहले वाले भी अच्छे लेक्चर थे, इनमें बहुत सारे फैक्ट्स थे, नॉलेज थी, कंसेप्चुअल बेस्ड बात थी, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको पहले वाली चीज़ें हैं उनको निखर के और वापस आने का टाइम मिला। हम अपने सीधे सीधे अपने संविधान पर अटैक कर दिया है। हम अपने संविधान को पढ़ने की शुरुआत करने लगे हैं, आज की वीडियो से करेंगे। तो कल का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, ये 3 चीज़ें करवाई थी। संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता, ये 3 चीज़ें मैंने करवाई थी। और जहाँ तक नोट्स हैं वो सब आप बनाते रहो टाइप टू टाइप और साथ के साथ लिखते रहो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ताकि आप कोई भी एक रेफरेंस बुक लेना भी चाहें तो उसे पढ़ सकें। आपको समझ में बहुत आएगा। अगर आप रेफरेंस बुक ले लेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ये मेरी बात का विश्वास कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा कंसेप्चुअल बेस आपका बनाया जा रहा है, इससे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी परीक्षा हॉल में बैठते हुए। तो ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कल के लिए हमने लिखे थे। सारे क्वेश्चन जो कल वाले क्वेश्चन थे, सॉरी कल की वीडियो जो क्वेश्चन थे, वीडियो का जो कितना पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन बनाए तो संविधानवाद क्या है। ठीक है, संविधानवाद के उन पहलुओं की चर्चा करें जिनसे संविधान को मजबूती प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया पहला। एंड तक आ रहा है, देखता हूँ एक मिनट कैमरे में। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन एक ले लो। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है। यह है देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में कहाँ तक मददगार साबित उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके बनते बहुत क्वेश्चन है, पर मैं धीरे धीरे सारे कराऊंगा। पर अब ये 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, इनका आंसर कीजिए और कमेंट में लिख के भेजिए। चेक होंगे आपके आंसर, जितने में नॉलेज है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ये बेस तो क्लियर है, तो बेस क्लियर तो आंसर भी क्लियर होंगे। आंसर क्लियर है तो फिर इनकी भूमिका, निष्कर्ष, ये सब क्लियर होना जरूरी है। वो सब मैं कराऊंगा अगर आप आंसर लिख के भेजेंगे तो।
और नहीं लिख के भेजेंगे तो फिर मैं कैसे कराऊंगा, मुझे पता ही नहीं किसने क्या आंसर लिखा है। तो ठीक है, आंसर फॉर्मेटिंग में कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा, पर पहले हम स्टार्ट कर लें सही से, कुछ मटेरियल पहुंच जाए जिससे हम आंसर राइटिंग करें, तो फिर अच्छा भी लगेगा करने में, ताकि हमको कुछ नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज बड़ा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। Salient features of Indian Constitution। अपनी भाषा में कहें तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशिष्टताएं। ठीक है, हम ये क्यों बोले कि भारतीय संविधान की विशेषता है, क्योंकि कुछ तो हमारे संविधान में होगा जो औरों के संविधान से हमें अलग करता है। तो वही चीज़ हम आज पढ़ेंगे कि हम अलग क्यों अपने संविधान को बताते हैं। तो हम इसलिए बताते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अलग हैं, और बाकी जो संवैधानिक देश है जिनमें संविधान है उनसे हमारा संविधान क्यों अलग है। तो सबसे बात छूटते जाती है कि पहला जो फीचर है इसका, पहला जो इसका है, विश्व का विशालतम लिखित संविधान। ठीक है, इससे बड़ा नहीं है संविधान पर लिखा हुआ। ठीक है, नम्य तथा अनम्य प्रावधानों का अद्भुत सम्मिश्रण है। ठीक है, नम्य तथा अनम्य, ऐसा लिख लो ना, या नम्य तथा अनम्य प्रावधानों का अद्भुत सम्मिश्रण है। मतलब नम्य और अनम्य, मैंने पहले इजिली वे में समझाने लिखा थे कठिन कानून। कठिन कानून का मतलब है कि कठिन कानून बनाने का प्रावधान अगर नम्य है तो मतलब संविधान की संशोधन की प्रक्रिया आसान होगी, और अनम्य है तो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कठिन होगी। पर हमने क्या दोनों अपनाया है, तो इसलिए हमारा अद्भुत सम्मिश्रण है। ठीक है, हाँ, विश्व का विशालतम संविधान कैसे, क्योंकि इससे बड़ा कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो पहली नोटिस वाली चीज है, जो इसको आपको पता होना चाहिए कि हाँ चीज की हमारी ये इसमें नोटिस वाली चीज है कि विशालतम संविधान है, और नोटिस का तो रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। शासन तथा प्रशासन का संसदात्मक स्वरूप भी है इसमें। ठीक है, हाँ, और हाँ, ये शासन तथा प्रशासन का संसदात्मक मतलब जो संसद के द्वारा शासन वगैरह है उनका एक स्वरूप इसमें पेश होता है, जो कि अलग देशों से अलग है। क्योंकि उनके संविधान क्या है कि अगर दो संविधान होते हैं इन देशों के, ऐसे है कि स्टेट का अलग हो गया और केंद्र का अलग हो गया, पर हमारे में क्या है, हमारे में एक ही संविधान है, उससे दोनों चीज़ें चलती हैं, स्टेट भी चलता है और केंद्र भी चलता है, केंद्र शासित प्रदेश चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश तो चलो केंद्र के अंडर में आ गए,
ये दोनों चीज़ें चलती हैं, शासन राज्य का भी चलता है और केंद्र का भी चलता है, और हमारा एक ही संविधान है दोनों के लिए। तो सोचो कितना सोचा समझा गया होगा, तभी जाके ऐसा बनाया गया कि एक ही संविधान से दोनों चीज़ों का सुचारू रूप से चलाया जा सके, शासन व्यवस्था दोनों जगह की, केंद्र की और राज्यों की, आराम से चलाई जा सके, ताकि किसी को कोई भी विरोधाभास न हो। अगर विरोधाभास होता तो उसके लिए न्यायपालिका है, कोई विरोध होती है, कोई भी किसी की विचार नहीं मिलते या कोई भी चीज़ के टकराव होते हैं, तो उसका न्याय करने के लिए कौन है? न्यायपालिका है। तो आगे हम इसके लिए भी देखते हैं। हाँ, एकल न्याय पालिका का, ठीक है। हाँ, एकल न्यायपालिका है कि जो भी कुछ होगा उसको कौन करेगा? यही करेंगे, मतलब हमारी न्यायपालिका सॉल्व करेगी। सबसे बड़ा डिसीजन न्यायपालिका क्या है? न्याय करने का काम तो है ही है, पर एक चीज और याद रखना, न्यायपालिका का काम, संविधान का सबसे बड़ा व्याख्याकार है वो न्यायपालिका ही है। कौन? केंद्र का जो है, केंद्र कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो कौन? सर्वोच्च न्यायालय, जो संविधान का व्याख्याकार है। इस चीज को याद रखना कि संविधान पे जो व्याख्या करेगा वही अंतिम होगी, वही मानी जाएगी कि हाँ संविधान की व्याख्या सही तरीके से हुई है। वो किस आधार पे होगी? वकीलों की दलील पे। तो वकील कैसा है, किसी की दलील हुई है, कौन सा केस है, ये चेंज भी हुए हैं बार बार, ठीक है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप से कहते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। और हाँ, एक चीज और भी है, वो भी नोट कर लीजिए, सार्वभौमिक एवं वयस्क मताधिकार, ठीक है। ये मताधिकार है सार्वभौमिक और वयस्क, जो 18 साल से ऊपर है उसको मत देने का अधिकार है। इंग्लिश में क्या छोड़ो तो लिख देता हूँ, सिंगल सफरेज एंड एडल्ट सफरेज, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इतना नोट, हाँ इतना नोट, तो थोड़ा एक पॉइंट और ले लो, नीचे बची हुई जगह, एक मिनट, क्या होता है, अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश है इसमें। मतलब अधिकार है तो कर्तव्य भी दिए गए हैं, जो आपको अधिकार मिले हैं, ये नहीं है कि आप कोई अधिकार मिले कि हाँ हमें ये अधिकार मिले हैं, कुछ आपके कर्तव्य भी हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने आसपास के प्रति, रहने लोग, हर जगह के प्रति आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, तो वो भी हमारे संविधान में मिले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है अधिकार तो है ही, अच्छे जीने जीवन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इनका तो अधिकार है ही है, पर आपको कर्तव्य भी है आपके, कि आपको क्या कर्तव्य करते हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, जो भी कुछ आपकी, जो भी आप फील्ड में, जिस फील्ड में आपकी जो भी क्रिया है उसके प्रति आपके कर्तव्य होते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब पूरा हो चुका है, 1 2 3 5 2 7 पॉइंट है इसमें। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, जो भी लेना होगा। हम मिटाए थे, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे?
ये मैंने अभी बताए हैं सारे 7 पॉइंट, इनको हम डिटेल करेंगे अब, ठीक है। तो डिटेल मतलब पहला था विश्व का विशालतम संविधान। लिखित लिखना बोलिए, लिखित लिख लीजिए। ये बात मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? वो इस आधार पे कह रहा हूँ, मूल एक वर्ड होता है, मूल। मूल मतलब जहाँ से उत्पत्ति हो एक तरीके से, तो मूल अमेरिकी संविधान जो था इनका, कितने अनुच्छेद थे इसमें? टोटल 7 अनुच्छेद थे। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुलना वलना करने में तो ये पॉइंट डाल सकते हैं मूल अमेरिकी संविधान में। मूल ऑस्ट्रेलियाई एक 128 अनुच्छेद थे। मूल का मतलब है कि आपके जो संविधान बना था तब की बात हो रही है, बाद में संशोधन किए गए, कुछ भी किए गए, उससे बढ़ गए होंगे। वो बहुत नहीं पता कितने हैं, कोई याद नहीं, इसका शायद 27 ऐसा कुछ है, उसको छोड़ दो। ये आपको बताना चाहिए थोड़ा बहुत, बाकी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ऐसे नॉलेज के लिए लिख दे रहा हूँ। एक देश है कनाडा संविधान में 147 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और फिर हम बात कर लेते हैं अपने प्यारे भारत की, है ना। तो ये तुमने इनका लिख दिया, ठीक है, गोरों का लिखा है, और लिख देते हैं भारत मूल भारतीय संविधान, अनुच्छेद बोल दे। अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग, हाँ, अनुसूची, यही तो है कि हमारे संविधान में क्यों विचार बनाता है, यही रीजन है इस चीज का। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 395, अच्छा ये लिखा 22, ये पहले थी 8, ठीक है। इनको भी चेंज किया गया है इनमें। जब सबसे बड़ा संविधान है तो भैया संशोधन भी ज्यादा ही होंगे। अब अनुच्छेद पहुंच गए 460 प्लस में, ठीक है भैया। ये पहुंच गया 27 भाग, ये पहुंच गया 12, ठीक है। 27 5 नहीं 25, ठीक है। 460 प्लस है 25 है, ये 12 है। देखो इसमें क्या है, इसको हम कैसे मानेंगे? अगर माने तो अभी भी हमारे संविधान में 395 ही है। क्यों? देखो जैसे कोई भी, मान लो मैंने कोई आर्टिकल ले लिया, आर्टिकल 131 ले लिया। अब मैंने कुछ इसमें, मैं बताऊँगी इसको, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, इसमें मैं संशोधन करूँ, मतलब कुछ ऐड करूँ। तो या तो मैं 131 ए कर सकता था, जो हमारे संविधान में संशोधन वाले जो हमारे पैटर्न संसद में विधायी का, उसका भी ऑप्शन है 131 ए करने का, या पूरा हटाने का, इसका कुछ और लाने का, इसको कुछ और करने का। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, आर्टिकल 131 से प्रॉब्लम थी ना, हमने 131 ए कर दिया, बात खत्म। 131 बी कर देंगे, बात खत्म।
हमारी बात पूरी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 395 ही है। क्यों? क्योंकि हम पूरे को एक मानेंगे, कुछ लोग पूरे को एक कह सकते हैं, या इनको 3 कह सकते हैं। अब पूरे को एक मानोगे तो फिर कितना भी इसमें ABC लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और संशोधित तो इतना हो गया, ये किसी को संख्या याद नहीं है। भाग में भी ऐसे ही है, DPSP वाला भाग 4 है, भाग 4 DPSP बताता है, और फिर भाग 4A में हवा जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो इनको याद रखना है बस। इसमें भी हम 22 ही कह सकते हैं, वरना फिर 25 है। ठीक, अनुसूची वैसे की वैसे चली है। क्यों? 8 के बाद 9 भी अड़ गई है, 10, 11, 12, ये ऐसा किया गया, 4 अड़ गई है, तो इसलिए इनको दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैसे चली गई। तो ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए। तो जहां तक मैं पता लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसको मिटाने की तैयारी करते हैं और हम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब लिख लिया। तो ये चीज आपको याद रखने वाली होनी चाहिए। अनुसूची आपको 12 अनुसूची है, ये आप सम्मिलित की जाएगी क्योंकि याद रखा जाए। इसको याद रखना आपसे उम्मीद की जाएगी कि हाँ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 12 अनुसूची है। तो ये कोई नहीं कहेगा कि भैया 12 अनुसूची हमें याद नहीं, क्योंकि या क्या UPSC रट्टू तो जाते हैं, नहीं रट्टू तो नहीं जाते, इतना तो पता होना चाहिए 12 अनुसूची में क्या क्या है, डिफाइन कैसे किया है। तो ये चीज़ तो पता होनी जरूरी है। तो इसको अगर आपको नहीं, एक मिनट, तो इसको आपको नहीं पता तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ये आपको याद होना जरूरी है। फिर आप 12 अनुसूची याद रखिए, और बहुत ईजी है, याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। अनुसूची 1। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? अनुसूची 1 में दिया गया है राज्यों व केंद्र शासित राज्यों व केंद्र शासित संघों के नाम, जो कि आपको पता है कि संघ शासित, हाँ केंद्र शासित मतलब वही, राज्य शासित, केंद्र शासित, ये सब का नाम। तो इसमें ये कहा गया है कि आपके जो भी 38 राज्य होंगे और 9 के 9 जो यूनियन टेरिटरी हैं, जो कि वर्तमान में अब चेंज हो गए हैं 370 के बाद। तो जम्मू कश्मीर राज्य बन गया, और लद्दाख, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले 7 थे, अब 9 हो गए, और जम्मू कश्मीर का राज्य था उसे हटा दिया तो 28 रह गए। तो इसलिए ये इसके नाम वहाँ पे होते हैं। ठीक है, अनुसूची 2। विभिन्न पदाधिकारियों वेतन के बारे में बताया गया है इस अनुसूची में। ठीक है, क्या विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, जैसे राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, प्रधानमंत्री को 3 साढ़े 3 लाख, ऐसे जो कुछ वेतन है इनके बारे में इसमें व्याख्या की गई। अगर वो फॉरेन टूर पे है तो उसमें कंपनसेशन जोड़ेगा, जो कुछ जोड़ेगा वो अलग चीज़ है, पर जो बेसिक जो भी मानी जाएगी वेतन वो 5 लाख ही मानेगी राष्ट्रपति की। ठीक है, अनुसूची 3, इसमें शपथ के प्रकार। शपथ के प्रकार
कि हमारे राष्ट्रपति कौन सा पद दिलाता है, चीफ जस्टिस याद होना चाहिए ऑफ इंडिया, पता होना चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस कौन दिलाता है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये पता नहीं है तो मतलब बेसिक में भी दिक्कत है, पर हम तो बेसिक से चल रहे हैं, कोई बात नहीं पता तो मैं फ्री बताते चलता हूँ कि हमारे शपथ के अनुसूचित 3 में बताया गया शपथ के कैसे प्रकार हैं। अनुसूचित 4, जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके आवंटन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुसूचित 5, राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में मतलब कि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कैसे कैसे किसको कितनी मिलेगी, कि यूपी को कितनी मिलेगी, बिहार को कितनी मिलेगी, राजस्थान को कितनी मिलेगी, पंजाब को कितनी मिलेगी, तो इसमें इसके बारे में बताया गया। और जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित होती हैं, किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी की राज्यसभा की सीटें हैं क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। अगला वाला थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट भी है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, हाँ, और मिजोरम को छोड़कर, ठीक है, शेष भारत के जनजातीय अनुसूचित असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर शेष भारत के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन के बारे में बताया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ी दे देते हैं। असम, ए, त्रिपुरा, टी, एम मतलब मेघालय, एंड फिर एल। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और एक मणिपुर भी है। तो यहाँ पे नोट में लिखना मणिपुर नहीं है। और यहाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिसमें यूपीएससी बहुत गड़बड़ कर सकता है, करेगा भी अगर पूछा ये क्वेश्चन तो, कि भारतीय अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची में मणिपुर के बारे में, मणिपुर के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन के बारे में बताया गया। तो कौन सी अनुसूची होगी? 5 क्यों होगी? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनको छोड़कर, इनको छोड़ा गया मतलब ये नहीं होंगे, बाकी ये सब होंगे, मणिपुर होगा। समझ में आया बात? पर ये याद रखने के लिए कि इसमें कौन कौन नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है इसमें। मणिपुर मतलब इसके अंदर ही है, इनको हटाया जाएगा। तो पूछा कौन से अनुसूची, तो अनुसूची 5 में मणिपुर की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया, क्योंकि ये 4 तो है नहीं, इनको छोड़कर लिखा है मैंने तो। ठीक है, ये चीज बहुत बड़ी पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोग, वरना ये बहुत दिक्कत देगी। ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसे।
5 ये थी छठी। अब अनुसूची छठी, वही असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, जो अगली अनुसूची है ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अनुसूची 7, पहले इसमें डिफरेंस है बता देता हूँ। इसमें पूछा है कि अब क्या इन क्षेत्रों के बारे में किसमें है, वो 7 में है। इनमें किसके बारे में इनमें नहीं है, वो 6 में है। किन में नहीं है, 5 में नहीं है। मणिपुर के बारे में किसमें है, 5 में। वो चीज जरूर याद रखना जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो है ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें यहीं से बनता है और प्री में भी क्वेश्चन आता है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे की बात है, बात कही गई है समय सूची में कि केंद्र केंद्र कानून बना सकता है, राज्य केंद्र बना सकता है, दोनों केंद्र बना सकते हैं। पर देखा जाए तुलनात्मक रूप से तो केंद्र का पल्ला ज़्यादा भारी लगता है। अगर हम पूरे संविधान को टटोले या देखें कि किसी चीज़ में केंद्र कानून बना सकती है, तो संविधान का पल्ला कुछ हिस्सों में भारी लगता है। जैसे सीए बनाया गया, पूरे देश में लागू हुआ, तो केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, तो इसलिए केंद्र को हैवी है, मतलब कहने का केंद्र का पल्ला उसमें भारी है। मतलब केंद्र जो बोल दिया सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है। तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि केंद्र की शक्तियों को कहीं ना कहीं तवज्जो दिया गया है, और जरूरी भी है, क्योंकि केंद्र जो है पूरे देश से समन्वय बना के चलता है, जिसके अंडर में तीनों सेनाएं रहती हैं। यूपीएससी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो केंद्र के अंडर है। स्टेट पीसीएस भी है, पर यूपीएससी उससे बड़ी है, उसमें रहती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में उसमें चीज़ में रहती है। तो हम अपना अटॉर्नी जनरल भी यहीं से केंद्र खुद अपने पेश करती है, उनका खुद का वकील होता है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि हाँ, ये जरूरी भी है कि केंद्र के पक्ष में थोड़ा झुकाव होना चाहिए, पर इतना भी झुकाव ना हो कि एक तरफा हो जाए। तो इसलिए हमारे में बहुत अच्छा समन्वय बनाया गया केंद्र में और राज्यों में, संविधान के अंदर की बहुत अच्छा समन्वय है, जिससे कोई विरोधाभास पैदा ना हो। तो आगे हम देखते हैं कभी कभी विरोधाभास पैदा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, विरोधाभास तब भी पैदा हो जाता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं, तब आप इतना लिख लीजिए। अनुसूची 7, तो शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो इसे कहेंगे केंद्र सूची। ठीक है, एक है समवर्ती सूची,
ठीक है, राज्य सूची। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इंग्लिश में भी लिख दूं, इंग्लिश में रहने दो, चलो लिख देता हूँ। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। सूची मतलब लिस्ट ही होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। आगे की हम वीडियो थोड़ी जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं मिटाना जा रहा हूँ, वीडियो लंबी है थोड़ी है, तो इसको बनता भी है जल्दी से मिटाना। ये विशालतम संविधान क्यों है उसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक। ये 3 चीजें मैं लिखी है ना, इनको मैं थोड़ा और फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा। ओहो, हाँ, मूल जो केंद्र सूची में जो मूल विषय वस्तु थी, मतलब जितनी लिखी गई थी, जितनी सूची थी, वो पहले 97 थी, अब 100 हो गई है। ठीक है, वर्तमान में केंद्र में मूल स्वरूप में कितनी थी विषय वस्तु जो थी, मतलब हक जो था इनके पास, 47 थी, वर्तमान में 52 हो गई है। ठीक है, और राज्य सूची की बात कर लें तो मूल स्वरूप में विषय वस्तु थी वो कितनी थी, 61 थी, और वर्तमान में 66 हो गई है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। और सॉरी, ये उल्टा है, इसमें केंद्र को अभी कम तो करी जाएगी, वो सॉरी राज्य को है कम तो करी जाएगी, तो राज्य को शक्ति थोड़ी काटी गई है इनकी। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये चीज मतलब ये इतना याद नहीं होना चाहिए, तो ये किस बारे में, कौन सी 7वीं सूची में तो डिफाइन किया गया, केंद्र की विधायी शक्तियों को बंटवारा किया गया, शक्तियों को बंटवारा किया गया, तो इसके बारे में ये आम फिलोसफी है। ठीक है, 97 से 100, 47 से 52 और 66 से 61। ठीक है, राज्य सूची भी है। ठीक ठीक है, मिटा होना चाहिए। पता लग गया ना कि दोनों लोगों को कितना कितना हक है हमारे देश में। इसलिए पड़ला भारी थोड़ा किसका, केंद्र का, क्योंकि केंद्र के पास खुद तो है ही 100। ठीक है, और समवर्ती में पूछ जाती है, तो यहाँ आती है बात। ठीक है, इसके बाद अनुसूची 8वीं है। भारतीय भाषाओं, क्यों भैया, ये क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि भैया जो पेपर होता है ना मेंस में, 2 होता है, एक इंग्लिश का होता है, एक लैंग्वेज वाला, वो आप इन्हीं में चुनोगे। अब 22 हो गई है, पहले 17 थी, पहले 14 थी सॉरी, अब 22 हो गई है, तो इनमें से चुनोगे आपको कौन सी भाषा चाहिए। तो मूल स्वरूप कितना था 8वीं सूची का, मूल स्वरूप में 14 थी, और वर्तमान में कितनी हो गई है 22। ठीक है, इनको याद रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो
ये तो खैर मुझे भी याद नहीं है, पर मैंने लिख रखी है, नोट्स मेरे बने पड़े हैं, क्योंकि मुझे बीच में से आती हैं 4-5 भाषाएं, तो इसलिए मुझे नोट्स में तो लिखना पड़ा। और जरूरी भी है, जो चीज़ नहीं याद, 22 भाषा नहीं याद आती, पर जो लास्ट की 4 भाषाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए, वो जरूरी है। ठीक है, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा, लिखवाऊंगा। तो इसको लिख लिया, ठीक है। चलो मैं भाषा लिख देता हूँ, ब्लैक से ब्लू से लिख देता हूँ, जो 22 भाषाएं हैं। असमिया, गुजराती, हिंदी, असमिया, गुजराती, हिंदी, बांग्ला, ठीक है, असमिया, गुजराती, हिंदी, बांग्ला और उर्दू, 1 2 3 4 5। इसके बाद हिंदी लिख ली, बंगाल, कन्नड़, लास्ट की 4 भाषा याद रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये तो 22 भाषाएं जिनसे हम पेपर दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, कि जो जिनको वैधानिक मान्यता प्राप्त है उनको। ऐसे तो हर कोर्स पे भाषा बदलती है हिंदुस्तान में, तो क्योंकि विविधताओं बड़ा देश, विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो इसलिए इसकी हर कोर्स पे भाषा बदलती है। कोर्स पे पानी बदले 4 कोर्स पे भाषा, ऐसा कुछ कहावत भी है। ठीक है, तो उसकी याद रखना। हाँ, अरे ये तो सबसे में मराठी होगी, हेलो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा मोबाइल गिर चुका था, और क्योंकि वो टेप लगा रखी थी मैंने उसमें से, वो निकल के गिर गया था पूरा। चलिए कोई नहीं, हम आगे शुरू करते हैं। इसको मैं 8वीं सूची तक ही कराऊंगा, क्योंकि अब दिक्कत दे रहा मोबाइल। मलयालम, पंजाबी, नेपाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओहो, इसको निकाल देता है, 1 मिनट। उड़िया, संस्कृत, तमिल। आवाज ठीक आ रही होगी अब तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10 11 12 13 14। चौथा ही नहीं है अभी तक, तो फिर संस्कृत भी होगी, तमिल भी होगी, उड़िया भी हो गई, मलयालम भी हो गई, और मणिपुरी। कौन कौन सी भाषा दे रखी है? कोंकणी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16, 2 भाषाएं हो रही हैं, जिनमें से मिस हो रही हैं। अब ये पता नहीं कौन सी मिस हो रही है, इसको तो देखेंगे बाद में। तमिल लिखी है, सिंधी, सिंधी भी है, एक भाषा और, फिर 4 तो वो है जिनको आपको याद रखना जरूरी है। तमिल,
सिंधी होगी, असमिया, गुजराती, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, कन्नड़, मराठी, कश्मीरी, मलयालम और पंजाबी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, मणिपुरी, कोंकणी और सिंधी। फिर मुझे कौन सी, उर्दू 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 होगी, उर्दू हो गई, 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 उर्दू होगी, कन्नड़ हो गई, मराठी हो गई, कश्मीरी हो गई, अच्छा कैमरे में थोड़ा हो तो ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कैमरा बहुत फिसल रहा है मोबाइल से, मोबाइल सॉरी अंदर से, मतलब जो उस पर ट्राइपॉड लगा हुआ उससे बहुत फिसल रहा है। एक मुझे ठीक है, चलो ये तो मैं लिख दी, एक कोई भाषा रह गई होगी मैं उसको देख लूँगा, याद भी नहीं है मुझे। जो 4 मेन है वो अब लिख लेता हूँ। डोगरी, मैथिली, डोगरी, बोडो, बोडो, एक संथाली हो गई, लाए। ठीक है, इसको याद रखना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है ये आपको पता लगेगा, बहुत अच्छी बात है। प्रथम भारतीय संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इन 4 भाषाओं को लिया गया था। हमारा फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, ये 4 भाषाओं को लिया गया था। पहला हमारा स्वायत्त संविधान कब हुआ था, जब हमने अपनी 8वीं सूची में 4 भाषाओं को सम्मिलित किया था। वो 4 भाषाएं कौन सी हैं, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। ये पहले से थी, जो मूल रूप की भाषाएं थी जैसा कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 हमारी बाद में आई हैं, 4 बाद में आई हैं, तो इनका याद रखना ज़्यादा जरूरी है। ये तो मुझे भी याद नहीं है पूरी ढंग से, मैं 2-4 इनमें भूल जाता हूँ, पर ये 4 याद होनी चाहिए, जरूरी है। और प्रथम भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। क्यों, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था, ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री 1947 में देश लागू हुआ था, संविधान 1950 में लागू हुआ था, देश 1947 में आज़ाद हुआ था 1950 में, तो ये 51 से ये चालू हो गया था, क्योंकि संविधान बन चुका था, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है, ये 4 चीज़ों को और ध्यान दिया गया है। तो बाकी आपको मुझे जहाँ तक पता लग रहा है कि अच्छे से समझाया गया है, ठीक से एलोरेट किया गया है, डिफाइन अच्छे से किया गया है। आज के लेक्चर में कल मैं थोड़ा, आज का लेक्चर रह रहा था पर कैमरे की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है, पर कोई नहीं, कल मैं ठीक करके इसे अपडेट होता हूँ दोबारा से आके। पर ये लेक्चर आप याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और मैं चाहता हूँ कि अच्छा रिजल्ट आए, मेरा भी और आपका भी, और आप अपनी तरफ से खुद और एफर्ट डालना, ये पढ़ने के बाद कुछ आपको मिल जाए थोड़ा सा, अगर आपको ऐड ऑन करना हो तो। वैसे तो मैं इतना करवा रहा हूँ कि पर्याप्त हो, क्योंकि मैं भी खुद इतना ही करूँगा। फिर भी आपको कुछ ज़्यादा घंटे पढ़ना हो, कुछ ज़्यादा घंटे पढ़ता हो, कोई सोच रहा है 14 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, मर्जी है, पर ठीक है, अपना नेचर है, कितने घंटे पढ़ सकता है कोई इश्यू नहीं है। पर ये आप इतना जरूर याद रखना कि कौन सी चीज़ क्या संविधान में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। तो आपको वो चीज़ें याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि पेपर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आपको पता लगे कि डोगरी और उड़िया घुसेड़ दी और मैथिली बोडो कर दिया, चारों गैप बना दिया, ये दिक्कत है। हाँ, एक चीज इसको चीज को बहुत ढंग से देखना, जो सबसे बड़ी चीज है वो मैंने थोड़ी गलती की थी, मैं तो सही कर दे रहा हूँ, बोडो पहले आएगी, ठीक है, और संथाली
इस चीज़ को याद रखना आप, क्योंकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों का जो हुआ था ये इस क्रम में हुआ था संविधान में आगमन, मतलब संविधान में लाया गया था इस प्रकार से, ये इनका अनुक्रमण। आपसे पूछ लिया जाए तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, 4-5 बार रिपीट करो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो आपको याद हो जाएंगी, इस क्रम में आई थी। ठीक है, क्रम याद करें क्योंकि पेपर बहुत क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, ये क्रोनोलॉजी आप समझो, तो क्रोनोलॉजी समझी आई, ये क्रोनोलॉजी है। ठीक है, बाकी तो आपको मैं जितना बताया था बता दिया, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। और आपको अच्छा लगे जुड़े, इसे और लोगों को बताएं कि अगर कोई बच्चा भी 12th में हो, 8th में हो, 12th 11th 12th में हो और आगे तैयारी करने की सोच रहा हो, या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो उसके बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत डिटेल एनालिसिस है और बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस है और बेसिक लेवल से है, मतलब न्यूनतम स्तर जो होता है वहां से करते करते उच्चतम स्तर तक ले जाने वाली बात है। तो वही वाली पढ़ाई है कि न्यूनतम स्तर से उच्चतम स्तर तक, कोई स्तर नहीं होता किसी का भी, स्तर अपने आप बढ़ता रहता है। अगर आप लगातार अग्रसर हो गए, एक ही दिशा में मेहनत करते रहेंगे और सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे, तो स्तर अपने आप अच्छा होता है, सफलता भी मिलती है। तो धन्यवाद।